Students, I hope you all are doing well. So, students, today we are going to start our first lecture, first topic, and the VT. So, VT is the first exam of your ACCM. This is your first exam of the applied knowledge level. Okay, this is your first exam in the applied knowledge level. तो बच्चों आज हम इसको स्टार्ट करेंगे विद द वेरी बेसिक्स। ठीक है, इसके फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड मैं आपको इसके एग्जाम किट कैपलन के एग्जाम किट की प्रैक्टिस करवाऊंगी और इसकी बीवीपी की आपने खुद प्रैक्टिस करनी होगी। एंड इफ यू फील एनी क्वेरी, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। आप जो आपको नंबर नीचे बायो में मिल जाएगा। So, बच्चों, for starting a chapter, you have to go through the format of the exam. फॉर्मेट ऑफ एग्जाम ये है कि आपके पास इस चैप्टर में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में बच्चों आपके पास 30 कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं और 16 कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं। ये जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, ये 2 मार्क्स ईच होते हैं। और 16 क्वेश्चन जो होते हैं ये 1 मार्क ईच होता है। ठीक है, जैसा कि इस फॉर्मेट पे लिखा भी हुआ है। 30 कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास, 40 क्यूज आते हैं। ठीक है, और 16 कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क ईच आता है। तो बच्चों इसमें आपके पास क्या आएगा? 30 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन में आपके पास क्या आएगा? जो आपके सेक्शन ए में क्वेश्चन आते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपके पास एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको 30 और ये 16 क्वेश्चन में आएंगे। एमसीक्यूज में आपको एग्जामिनर चॉइसेस देगा, ए, बी, सी एंड डी, जिसमें से आपने बेस्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना। ओके, देन बच्चों फिर आपके पास जो ये 16 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे, 2 राइट ऑप्शंस, विच आर द करेक्ट वन, आपको वो सिलेक्ट करने होंगे। यानी कि एमसीक्यूज में आपने सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जो उनसे आपके ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको 2 करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सेक्शन ए का फॉर्मेट होगा। अब सेक्शन बी की अगर आप बात करें तो सेक्शन बी में आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आपको सिनेरियो दिया जाएगा जिसमें आप क्वेश्चंस पार्ट वाइज डिवाइड किए गए होंगे। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती है, आपको ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आपको सिनेरियो दिया जाएगा जिसमें से आपने राइट ऑप्शन, जिसमें आपको फर्दर क्वेश्चंस में डिवाइड किया होगा, उसमें आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी, और ट्रू फॉल्स भी। आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ये सब क्वेश्चंस जो आपके पास आएंगे एग्जाम में, ये क्वेश्चंस आपको 6 एरियाज ऑफ द सिलेबस में से टेस्ट होंगे। हर एरिया में से आपके पास 8 to 9 क्वेश्चंस आ सकते हैं। 6 एरियाज जो से सिलेबस के हम ग्रेजुअली कवर करेंगे इन लेक्चर्स में। ठीक है, विद द एग्जाम की प्रैक्टिस। तो बेसिकली आपका ये एग्जाम सीबी एग्जाम होता है, कंप्यूटराइज बेस एग्जाम होता है, 2 आवर्स का एग्जाम होता है ये। ठीक है, आपके पास 2 आवर्स होते हैं और इसमें सब क्वेश्चंस कंपल्सरी होते हैं। आपको सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और आपको टाइम प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आप टाइम प्रैक्टिस नहीं होगा, आपका पेपर अटेम्प्ट फेलियर ज्यादा हो सकता
होता है, ठीक है, फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। और पासिंग मार्क्स इसमें है 50%। ठीक है बच्चों, ये था इसका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, ये इसका एग्जाम पैटर्न है। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस टेक्नोलॉजी फर्स्ट चैप्टर। सोर्स इसमें मैं यूज कर रही हूँ कैपलान। ठीक है, ये कैपलान की बुक सोर्स यूज कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स हो गया। देन आपको क्विजेस दिए जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, और मंथली टेस्ट विद फीडबैक एंड देन एग्जाम्स। ये वो चीजें हैं जो एग्जाम को 980 प्लस स्कोर करने के लिए जरूरी है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, और ये वो चीजें हैं जिससे बच्चे 80 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर ये स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए। अच्छा, तो बच्चों बीटी का पेपर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करती हूँ कि बीटी को आप सिर्फ एज ए एग्जाम पास करने के लिए मत बनाएं। बीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ठीक है, ये आपकी लाइफ में एक इफेक्टिव रिजल्ट, एक इफेक्टिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। ठीक है, आप आगे बिजनेस में जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तब ये सब्जेक्ट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इसको ऐसे लर्न करना है, आपने ऐसे इसको सीखना है जैसे कि आपको अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर कैपलान में से होगा। चैप्टर नंबर 1 है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम इस सब्जेक्ट के नेम से हमें पता लग रहा है कि हम बिजनेस और टेक्नोलॉजी इन दो चीजों पर बात करेंगे इस पूरे कोर्स में। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब हमने हमें पता करना है कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है, इनकी अपनी नीड होती है, सब ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट नीड्स होती हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है और इनकी नीड्स भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल्स, स्कूल्स की जो नीड है वो ये होती है कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना। ओके, इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल की जो होती है नीड वो ये होती है कि अच्छी सर्विसेज पेशेंट्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, उनकी लाइफ को सेव करना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड डिफरेंट होती है, इसीलिए बहुत सारी डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए। लेकिन जो से वचन एंड हजन्स की डेफिनेशन है उसमें ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन पे तीन एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, थ्री की एस्पेक्ट्स पे बात की गई है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल अरेंजमेंट्स फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। यानी कि हमें वचन एंड हजन्स की डेफिनेशन से तीन की एस्पेक्ट्स पता लग रहे हैं। वो क्या है, कलेक्टिव गोल, सोशल अरेंजमेंट एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए हम तीन चीजों का, तीन वर्ड्स का, तीन एस्पेक्ट्स का यूज करते हैं, कलेक्टिव गोल, सोशल अरेंजमेंट्स एंड कंट्रोल पर। अच्छा, तो बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर कैपलान में से होगा। चैप्टर नंबर 1 है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम इस सब्जेक्ट के नेम से हमें पता लग रहा है कि हम बिजनेस और टेक्नोलॉजी इन दो चीजों पर बात करेंगे इस पूरे कोर्स में। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब हमने हमें पता करना है कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है, इनकी अपनी नीड होती है, सब ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट नीड्स होती हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है और इनकी नीड्स भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल्स, स्कूल्स की जो नीड है वो ये होती है कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना। ओके, इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल की जो होती है, अगर हम बात करें कलेक्टिव गोल्स, व्हाट आर द कलेक्टिव गोल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीजें कॉमन होंगी, कलेक्टिव गोल, सोशल अरेंजमेंट्स एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस। कलेक्टिव गोल की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव गोल क्या होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कलेक्टिव गोल्स। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, सब
एक सबका एक ही गोल होना चाहिए, हर एक का पर्सनल गोल नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन में सबके गोल्स कलेक्टिव होते हैं, सब बिजनेस के सेक के लिए काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, इसीलिए उन वो एक कलेक्टिव गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, ना कि अपने पर्सनल गोल्स के लिए, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं कर रही होती, ठीक है। जो कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि पब्लिक सर्विसेज के लिए काम कर रही होती हैं, सोसाइटी की हेल्प के लिए काम कर रही होती हैं, लेकिन ये है कि उनके गोल्स कलेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सब एक ही पर्पस के लिए, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल इन अ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग के लिए सब बिजनेस के एम्प्लॉयर्स सब एक ही कलेक्टिव गोल पर काम कर रहे हैं कि हमने बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना है। और अगर आप बात करें चैरिटी के लिए, तो चैरिटी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पर्पस के लिए, इस कलेक्टिव गोल के साथ काम कर रहे हैं कि हमने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए क्या जरूरी है, कलेक्टिव गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया जाता है कलेक्टिव गोल से, सोशल अरेंजमेंट से, और कंट्रोल परफॉर्मेंस से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ये तीन चीजें होनी जरूरी। तो बच्चों अगर अब हम बात करते हैं सोशल अरेंजमेंट्स के बारे में, ठीक है, सोशल अरेंजमेंट्स में क्या होता है। सोशल अरेंजमेंट बच्चों, इसमें हर बंदा एक स्ट्रक्चर्ड वे से काम करता है, ठीक है। हर बंदे को अपने रोल्स, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होता है, किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसने किससे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तमाम रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तमाम रूल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम सबके लिए क्लियर होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक टीम वर्क बनता है, एक टीम वर्क इससे बनेगा और एफिशिएंसी काम में आएगी। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज हैं उनको पता होगा कि हमने एचआर का अगर डिपार्टमेंट है तो हमने एचआर मैनेजर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। अगर फाइनेंस के डिपार्टमेंट है तो एम्प्लॉयज को ये पता होगा कि हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है। तो इसमें क्या है कि सोशल अरेंजमेंट्स में क्या होगा कि हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने रोल के बारे में पता होगा, तभी वो कलेक्टिव गोल पर काम कर सकेंगे, ठीक है। So in an organization, there is a social arrangement where everything is organized and structured. अब बात करते हैं कंट्रोल परफॉर्मेंस के बारे में। कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस में क्या होता है कि कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड evaluating. Controlled performance is the process of monitoring and evaluating, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड evaluating। इसमें क्या होता है कि हर एक को एक जितने भी इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मॉनिटर करती है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जा सके, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स यूज करती है, जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है एनुअली, जिससे क्या पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज यूज की गई हैं, जो काम किया जा रहा है, वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, बिजनेस के प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए हो रहा है, बिजनेस के सेक के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल परफॉर्मेंस में क्या होता है, कंट्रोल परफॉर्मेंस में कंट्रोल परफॉर्मेंस में क्या किया जाता है कि इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं ताकि पता लग सके कि परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को फाइंड किया जा सके और उसकी करेक्शन की जा सके, ठीक है। तो in an organization, we have the process of monitoring and evaluating whether people and departments are meeting the organization's goal or not, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए बच्चों
तीन एस्पेक्ट्स को यूज किया गया है, कलेक्टिव गोल, सोशल अरेंजमेंट्स एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस। ठीक है। अब बच्चों बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज कॉमन होती है, एक चीज सिमिलर होती है। ठीक है। वो क्या होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप देख लो, उनका क्या पर्पस होता है, उनका प्रोसेस क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, इनपुट पहले करती है टू गेट आउट। ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन पहले इनपुट देती है ताकि उनको आउटपुट मिल सके, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इसके एग्जांपल ऐसे है कि अगर फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो क्या करेगी, पहले रॉ मटेरियल इनपुट करेगी। ठीक है। ताकि एक फिनिश प्रोडक्ट उसको मिल सके और फिर वो कस्टमर के पास जा सके और फिर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने पहले इनपुट किया रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, जिससे आउटपुट आया। और अगर आप एग्जांपल लेते हैं अकाउंटेंसी ट्रेनिंग फॉर्म की, ठीक है, वो क्या इनपुट कर रही है, वो इनपुट कर रही है स्टूडेंट्स में को, स्टूडेंट्स, उसका इनपुट है स्टूडेंट्स और सिलेबस। ठीक है। ट्रेनिंग दे रही है। अब इस ट्रेनिंग के इनपुट से क्या आउटपुट होगा, क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स बनेंगे। तो कोई भी फर्म देख ले, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख ले, दोनों में सब में क्या चीज सिमिलर होती है, इनपुट एंड आउटपुट। सब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इनपुट देती हैं जिससे उनको आउटपुट मिलता है। ठीक है। इसी तरह ये एक एग्जांपल है फुटबॉल टीम की। फुटबॉल टीम में डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं और सब एक कलेक्टिव गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव एक होता है कि हमने टू स्कोर मोर गोल्स देन इट्स ओपोनेंट। ठीक है। सबको अपने रोल्स का, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होता है। ठीक है। उनको ट्रेनिंग दी गई होती है। सब एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही ज्यादा उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा। और सब सब टीम मेंबर्स को कंट्रोल किया जा रहा होता है, मैनेजर्स उनके परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन enable people to share skills and knowledge। ठीक है। organization enable people to specialize, organizations enable people to pool resources। ठीक है। organizations क्यों जरूरी है, इससे क्या होगा कि लोग अपनी स्किल्स शेयर कर सकेंगे, अपने नॉलेज शेयर कर सकेंगे। ठीक है। they would be unable to achieve on their own। ठीक है। जो स्किल्स और नॉलेज एक नंबर ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल शेयर कर सकता है, एक इंडिविजुअल उतनी ज्यादा उसके पास स्किल और नॉलेज नहीं होती। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे होंगे तो उससे क्या होगा, स्किल्स शेयर की जा सकेंगी और नॉलेज शेयर किया जा सकेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन इनेबल पीपल टू स्पेशलाइज। ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, हर कोई अपने स्किल में स्पेशलाइज होगा। इससे क्या होगा कि ज्यादा लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज प्रोड्यूस होगा रादर देन वर्किंग अलोन। ठीक है। और पूल रिसोर्सेज वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी और टाइम। रिसोर्सेज, इन सब चीजों से क्या इफेक्ट होगा, रिसोर्सेज आपके पास जब ज्यादा लोग होंगे, मनी ज्यादा होगी। ठीक है। टाइम भी आपके पास ज्यादा इन रिसोर्सेज की वजह से आपके पास होगा। ठीक है। तो इन सब से क्या इफेक्ट होगा कि आपके पास सिनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है। सिनर्जी, व्हाट इज मेंट बाय द सिनर्जी, synergy means that the combined effort of a group is greater than the sum of individual efforts. Like we are getting resources, whether in the form of money or in the form of time, okay, from a group of people। तो हमें क्या मिल रहा है, एक जब नंबर ऑफ पीपल इकट्ठे होकर काम करेंगे तो एक अलग लेवल का एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है। एक कंबाइंड एफर्ट ग्रुप की जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल। इसको हम सिनर्जी कहते हैं। सिनर्जी मीन्स दैट द combined effort combined effort of group of people
combined effort of group of people is greater than the sum of individual effort। ठीक है, जब ज्यादा लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे तो उनकी एफर्ट्स ज्यादा होंगी रादर देन अकेले इंसान के काम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने अभी बात की कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एंड व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो जिनका मेन पर्पस, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, वो काम ही इसीलिए करती हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, they produce goods, they provide services, whatever they do for profit। ठीक है, तो इनका मेन गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना। फॉर एग्जांपल लाइक सुपर मार्केट्स, या अगर सुपर मार्केट्स आप देख लें, टेस्को, कारफोर, ये सब मार्केट्स किस लिए काम कर रही हैं? ये इन्वेंटरी रखती हैं, ये गुड्स को रखती हैं और आगे फिर कस्टमर्स को सेल करती हैं टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं? जो कि प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव से काम करती हैं। इनके थ्री मेन कॉमन जो से बिजनेस, थ्री कॉमन फॉर्म्स इनकी हैं: सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप्स एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो बच्चों, सोल ट्रेडर जो हमसे होता है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन रन कर रहा होता है, रन भी कर रहा होता है और कंट्रोल भी कर रहा होता है। ठीक है, तो सोल ट्रेडर में क्या होता है कि बिजनेस इज ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। ठीक है, वो जो सब वन पर्सन होता है ना, वो इसमें ओनर होता है और ओनर इसमें लाइबल है हर किस्म की एक्टिविटीज के लिए। आइदर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उसने, ठीक है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी होता है, ओनर लाइबल है। जब ओनर लाइबल है तो उसकी लाइबिलिटी क्या हुई? अनलिमिटेड। ठीक है, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। व्हाई? बिकॉज सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप दोनों में क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग ये है कि बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है। ठीक है, और ओनर बिजनेस से सेपरेट पर्सन है। बोथ आर द सेपरेट पर्सन वर्क। ओके, बिजनेस सेपरेट है और ओनर सेपरेट है। यानी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई केस होता है तो वो केस बिजनेस पे होगा, ओनर पे नहीं होगा। ठीक है, ओनर की लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है। ठीक है, ओनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कोई भी केस होता है, कोई बैड डेट होता है, उसका क्वेश्चन जो होगा बिजनेस से किया जाएगा, ओनर से नहीं। ठीक है, तो जो सोल ट्रेडर्स होते हैं इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इसी तरह पार्टनरशिप्स की बात की जाए तो पार्टनरशिप्स में भी ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड एंड रन बाय टू और मोर इंडिविजुअल्स। ठीक है, पार्टनरशिप्स में बच्चों टू या उससे ज्यादा ओनर्स होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में टू या उससे ज्यादा ओनर्स होंगे। मिनिमम ओनर्स कितने होते हैं? टू, और मैक्सिमम ओनर्स इसमें 50 तक हो सकते हैं, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट है कि पार्टनरशिप में भी जो ओनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ओनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी लॉस है, पार्टनर्स उसके लिए लाइबल होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का। बच्चों, अब इधर एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, एलएलपी इन यूके। बच्चों, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स क्या कॉन्सेप्ट है कि ये
न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसमें बोला गया है कि ओनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, ओनर हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, limited liability partnerships, which mean that the business exists as a separate legal entity and the owner liability is limited to the amount they have invested into the partnership. ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट थिंग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ओनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है सिर्फ उस हद तक जितना उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, अगर कोई लॉस हो जाता है तो ओनर इसके लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है, ओनर की लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड है सिर्फ उतने जितना उसने इन्वेस्ट किया। उसने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद ओनर की कोई लाइबिलिटी नहीं है किसी भी किस्म के लॉस को पूरा करने के लिए। वो लाइबिलिटी किसकी होगी? बिजनेस की। ठीक है, एज अ बिजनेस वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो जो नेक्स्ट आगे हमारे पास है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज बच्चे एक पूरी फर्म होती है, बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी हमारे पास क्या होती है? और पूरी एक फर्म होती है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी हमारे पास कंपनीज होती है। इसमें दो तरह की लिमिटेड कंपनीज होती हैं। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड और एक होती है पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है बच्चों, ये कंपनी क्या होती है? इसकी पहचान इस तरह से होती है कि इसके नाम के आगे लिमिटेड लिखा हुआ होता है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के नाम के आगे एलटीडी होगा। ठीक है, एलटीडी। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं इनके नाम के आगे होगा पीएलसी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, पहले हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ठीक है, ये लार्ज बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओनर्स को अलाउ होता है कि वो अपने शेयर्स जनरल पब्लिक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह इन्वेस्ट जो है शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं, इसी तरह पब्लिक कंपनीज अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में मिलियन ऑफ डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से उनको फाइनेंस रेज करने में आसानी होती है। ठीक है, और इससे बिजनेस की ग्रोथ होती है। बिकॉज जैसे कि शेयर जो है जनरल पब्लिक में जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल, मिलियन ऑफ पीपल उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इससे फाइनेंस इंक्रीज होगा और ग्रोथ होगी। और अगर आप बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है ये स्मॉलर बिजनेसेस के लिए होती है। ठीक है, ये इसमें सिर्फ कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, फ्यू शेयर होल्डर्स होते हैं। वाई? क्योंकि इसको अलाउ नहीं होता कि अपना अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में ट्रांसफर कर सके। ठीक है, ये जनरल पब्लिक में ट्रांसफर नहीं कर सकते अपना शेयर्स। ठीक है, जनरल पब्लिक में शेयर ट्रांसफर करना इनको अलाउ नहीं होता। तो इसी वजह से ये इस पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, वो सिर्फ शेयर होल्डर, उसके जो से फ्यू शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके ओनर्स होते हैं, उधर से ही उनको फाइनेंस रेज कर सकते हैं वो लोग, अदरवाइज जनरल पब्लिक से नहीं होता। अच्छा, तो बच्चों अभी हमने देखी है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनको हम एनएफपीज, ठीक है, या फिर एनपीओज भी कहते हैं। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, बल्कि अब पब्लिक को, सोसाइटी को बेनिफिट देना होता है। ठीक है, एनएफपीज में कौन से एग्जांपल्स है इसकी? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, एचएमआरसी जो टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, ये सब क्या होती हैं? ये लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम कर रही होती है, ना कि अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, चैरिटीज, क्लब्स, ये सब एग्जांपल्स हैं एनएफपीज की। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट एनएफपीज विल वेरी सिग्निफिकेंटली।
ठीक है। हॉस्पिटल्स क्यों होते हैं? पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। काउंसल्स होते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज को केयर करने के लिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। और चैरिटी क्यों होती है? विक्टिम ऑफ डिजास्टर्स